तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं एक नए यूनिट का क्लास नोट। और ये जो यूनिट है बच्चों, ये है आपका क्लास 11th का जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, इसका एनसीईआरटी बुक में इसका नाम है। तो वो भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उस भी नाम से ये फेमस है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो चलिए इस यूनिट में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये हम लोगों को क्या क्या दिखाएगा। देखो, इस यूनिट में बच्चों अगर हम बात करें तो आज हम लोग काफी सारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके देखिएगा। और ये सारा टॉपिक आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जेई, नीट, ठीक है, और 11th क्लास के साथ साथ 12th क्लास का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, सबको समझने में यही चैप्टर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलो प्रॉपर तरीके से क्लास स्टार्ट करते। थोड़ा सा बड़ा यूनिट है ये, तो ध्यान से देखिएगा सबसे पहले। और आप लोग नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करें जीओसी होता क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है क्या। सबसे पहले हमने बात किया है कि इसका इंट्रोडक्शन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, कार्बन कंपाउंड बना कैसे, इसके लिए बर्जेलियस नाम के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में सबसे पहले बात किया वाइटल फोर्स थ्योरी में। वाइटल फोर्स थ्योरी के बाद उन्होंने सबसे पहले यूरिया कंपाउंड को बना करके दिखाया, फ्रेडरिक हॉलर ने। अब यूरिया कंपाउंड से ही कार्बन के बारे में, उसके कैटेनेशन प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। फिर कैटेनेशन प्रॉपर्टी से ही सारा कहानी स्टार्ट होता है। ये छोटा छोटा है कहानी, इसको पढ़ लीजिएगा अपने से। ठीक है, मैं भी समझा तो उतना नहीं पाऊंगा, है ना, ये क्लास नोट्स है। उसके बाद यहाँ पे कार्बन का जो है था नेचर, टेट्रावेलेंसी, उसके बारे में बताया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि कैसे ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों को फॉर्म कर पाता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी के कारण ही कार्बन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच होता है और एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ चेन बनाता है। बोलता है कार्बन का जो आइसो एलोट्रॉप्स होता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, चारकोल, कार्बाइड्स, ये सब कार्बन के ही कॉमनली कार्बन इस फॉर्म में क्या प्राप्त होते हैं हम लोग को। आगे डायमंड का जो स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, कैल्शियम, फ्लोरीन आदि का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बताया है। आगे हमने हाइब्रिडाइजेशन पे चर्चा की कि कार्बन कंपाउंड जो है कितने तरह का, 3 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, sp3, sp2, sp। ठीक, उसके बाद हाइब्रिड और वाइटल का साइज के बारे में जिक्र किया है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात किया है। उसके बाद हमने होमोलोगियस सीरीज, जिसको बोलते हैं CH2 यूनिट का अंतर, जो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन जितने भी फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड होते हैं सब में ये पाया जाता है। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कंप्लीट फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, लाइन एंगल फार्मूला, बोन लाइन डायग्राम, ये सब हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो आप इसको देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और डाउनलोड भी कर लीजिए। ठीक है, आगे टेट्राहेड्रल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, और आप एनसीईआरटी बुक में भी दे सकते हैं, इसको हमने यहाँ भी बना रखा है। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन, ये भी हमने यहाँ बता रखा है। उसके बाद हमने यहाँ बताया है कि जो क्लासिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई कैसे करते हैं, हाइड्रोकार्बन को एलाइलिक, साइक्लिक में, आगे सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड में, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक में, आगे बेंजोनॉइड, नॉन बेंजोनॉइड में। फिर हमने यहाँ फंक्शनल ग्रुप को बांट के रखा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कैसे बांटते हैं, उसके बाद डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर गिवन बाय पाई बॉन्ड कैसे बनता है, मॉलिक्यूल कैसे बनाता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बना रखा है एग्जाम्पल के साथ सॉल्यूशन का अलग। उसके बाद रिएक्टिंग स्पीसीज क्या क्या होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, कैटायनिक इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट क्या होता है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, एनायनिक न्यूक्लियोफाइल के बाद न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या है, पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या है, ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद हाइड्रोनियम आयन क्या है, अमोनियम आयन क्या है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कॉमन नेम और आईपीएक नेम, दोनों को हमने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड क्या है, अल्काइल अल्कोहल क्या है, ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है। आगे चल करके हमने यहाँ पे बताया हुआ एक करके नाम लिखने का तरीका, अल्काइल ग्रुप का, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का, नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, आइसो ग्रुप क्या होता है, सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है क्या, फंक्शनल ग्रुप का नाम यहाँ पे हमने बताया है। ठीक है, ये सब यहाँ पे सर है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, एनसीईआरटी बुक में भी जाके देख लीजिएगा, एक कार्बन क्या बोलते हैं, है ना, प्रीफिक्स के रूप से इसका नाम लिखते हैं। ठीक है, ये सब यहाँ पे हमने बता रखा है। आईपीएक नोमेनक्लेचर लिखने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रीफिक्स, सफिक्स, वो रूट वर्ड, सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स ऐसे यूज करते हैं, ये सब हमने बताया है। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ये भी हमने बताया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ वर्ड रूट को कैसे लिखते हैं, इन ईथ, मीथ, प्रॉप, ब्यूट, है ना, उसको भी हमने यहाँ बता रखा है। उसके बाद स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, का रूल क्या क्या होता है, ये एनसीईआरटी बुक में भी है, आप वहां भी पढ़िएगा, दोनों जगह पढ़ लीजिएगा, इससे आपका जो कंफ्यूजन है, आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ,
आगे देखो यहाँ पे लोवेस्ट सेट ऑफ लॉकेंड कैसे लिखते हैं, ठीक है, इसका रूल यहाँ पे दिया हुआ है। मैं सबको डिटेल में तो ये 10 मिनट के लेक्चर में तो नहीं बता सकता हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमने अलग अलग कंपाउंड का यहाँ पे स्ट्रक्चर के हेल्प से बताया हुआ है, ठीक है, तो ये सब आप एक करके देख लीजिएगा, ठीक है, बात समझ रहे मेरी। हाँ, आगे देखो रूल के बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे रूल्स सारे समझा दिया हमने। रूल समझाने के बाद यहाँ पे कॉमन नेम और आईपीएक नाम लिखने का तरीका हमने बताया है। आईपीएक और कॉमन नाम लिखने के बाद ध्यान से देखो अलग अलग कंपाउंड का जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबका यहाँ पे बताया। नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ठीक है, प्रीफिक्स के रूप में कैसे यूज करते हैं, अल्कोक्सी, हेलो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ठीक है, ये कंपाउंड का पूरा ये जो है ना फॉर्मूला क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स उसका नाम क्या है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, वो यहाँ पे भी उन्होंने लिख रखा है, तो आप दोनों जगह जाकर के अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ये ऑर्डर है, प्रियोरिटी ऑर्डर है कि अगर मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक हो तो हम लोग सबसे ज्यादा सीनियर किसको मानते हैं, सबसे सीनियर होता है कार्बोक्सिलिक, फिर सल्फोनिक एसिड, और ऐसे ही घटते रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बच्चों, हम लोग यहाँ ने इंपॉर्टेंट बताया है, इंपॉर्टेंस क्या क्या होता है सर, नोमेनक्लेचर का रूल क्या क्या होता है, ठीक है, जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप हो तब, ठीक है, प्रियोरिटी ऑर्डर का यूज करते हैं, ठीक है, बात समझ रहे हैं। ये एग्जाम्पल के साथ हमने सारा नाम लिखा है, तो आप भी कॉपी में अपना लिख लीजिएगा। उसके बाद बच्चों बात करें हम लोग अलग अलग कंपाउंड के बारे में, यहाँ पे हमने दे रखा है, ठीक है, देखो सारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कॉपी में सब ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे नोमेनक्लेचर आपके लिए उतना ही ज्यादा आसान होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब बेंजीनॉइड डेरिवेटिव का नाम कैसे लिखेंगे, फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, है ना, ब्रोमोबेंजीन, ये सारा सारा बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड का नाम यहाँ लिखा। ऑर्थो पारा मेटा कैसे होता है ये हमने बताया है, ठीक है, ऑर्थो पारा पे कंपाउंड कैसे बनता है, उसको 1,2 भी बोलते हैं, है ना, मेटा को 1,3 बोलते हैं, पारा को 1,4 बोलते हैं। बेंजीन का सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल ग्रुप को कैसे लिखते हैं देखो यहाँ पे हमने बता रखा है। उसके बाद हमने मिथाइल और फिनाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बता रखा है। फिर कोवलेंट बॉन्ड फ्यूजन कैसे बनता है ये बता रखा है। होमोलाइटिक फ्यूजन और हेटेरोलाइटिक फ्यूजन क्या होता है ये भी हमने बता रखा है। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है ये भी हमने बता रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे आपको बता रखा है एबी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है, ठीक है, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बता रखा है क्या आपको कि इफेक्ट ऑफ ब्रांच कार्बन चेन कैसे आता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कैसे बनता है, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ हमने यहाँ पे आपको बता रखा है, ठीक है। इसका इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट कैसे काम करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का, ये सब हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से बता रखा है। बेसिसिटी क्या होता है अमीन का ये भी हमने बताया यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे कैसे कैसे बेसिक स्ट्रेंथ को कैसे लिखते हैं ये भी बताया है सही से। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने रेजोनेंस के विषय में बताया, रेजोनेंस क्या होता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम के बाद हमने यहाँ लोन पेयर के विषय में बताया है। लोन पेयर के बाद यहाँ पाई बोन कैसे काउंट करते हैं, कैसे ये अल्टरनेट सिंगल डबल बोन काम करता है इसके बारे में हमने बताया स्ट्रक्चर की मदद से, ठीक है ना। रेजोनेंस क्या है देखो यहाँ पे, ये सब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखा है। आगे हमने रूल्स फॉर वैलिडिटी ऑफ लेविस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे ये वर्क करता है, लोन पेयर को डोनेट कैसे करता है ये भी हमने बताया। क्राइटेरिया ऑफ मेजर माइनर कंट्रीब्यूशन, कौन मेजर बनेगा कौन माइनर बनेगा ये भी तरीका हमने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। काफी डिटेल नोट्स है, आप ध्यान से इसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए, आपको बहुत अच्छी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का अलग अलग एग्जाम्पल हमने दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है कैसे निकालते हैं ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है, अलग अलग कंपाउंड का। उसके बाद रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है कंपैरिजन करके हमने बता रखा है अलग अलग कंपाउंड का। उसके बाद मेजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेजोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट दोनों सेम टाइप का ही इफेक्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, ड्यूल बिहेवियर क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है। एग्जाम्पल के बाद हमने सब्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है। उसके बाद एप्लीकेशन और मेजोमेरिक इफेक्ट का क्या एप्लीकेशन होता है ये भी हमने यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया है इफेक्ट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी क्या होता है, ठीक है। अल्काइल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ईस्टर, अमाइड क्या होता है ये भी हमने बता रखा है, ठीक है, समझ रहे एग्जाम्पल के साथ। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या रखा है सर, हमने यहाँ पे अलग अलग एसिडिक स्ट्रेंथ को ही बता रखा है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बाद हमने यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन को बता रखा है। उसके बाद मैकेनिज्म जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन हाइपर कॉन्जुगेशन को भी हमने बता रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को बता रखा है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कीन क्या होता है ये बता रखा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है ये बता रखा है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है HOH के बारे में बता रखा है, ठीक है। उसके बाद हीट ऑफ कम्बशन HOC के बारे में क्या बता रखा है, ठीक है।
उसके बाद हमने यहाँ पे एरोमेटिसिटी क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, हकल्स रूल क्या होता है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये हकल उसको कैसे फॉलो करते हैं, है ना, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, ये सारा बात हमने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कंपेरिजन, प्लस आई इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये तीनों को कंपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछता है ना। रेजोनेंस सबसे ज्यादा होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। स्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है, रेजोनेंस SIR का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के बाद बात करें बच्चों, तो हमने यहाँ पे आपको बता रखा है क्या, स्टेरिक इनहिबिशन, प्रोटोनेशन क्या होता है, SIP क्या होता है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बोकैटायन, उसका डेफिनेशन, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोकैटायन का क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं ना, मिथाइल कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है। एलाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, नाइलिक कार्बोकैटायन क्या होता है, ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होता है, इंडक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, ये भी हमने बता रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे बता रखा है रैंक ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन का रैंक क्या होता है, इसका स्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, ये हमने बता रखा है। इसका स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन क्या होता है, आयनाइजेशन ऑफ कार्बन लिविंग ग्रुप क्या होता है, ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है। एडिशन ऑफ प्रोटॉन का एडिशन क्या होता है, ठीक है, रिएक्शंस ऑफ कार्बोकैटायन का रिएक्शन क्या क्या होता है, कैप्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लॉस ऑफ प्रोटॉन टू फॉर्म पाई बॉन्ड, रीअरेंजमेंट क्या होता है, कैप्चर ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, प्रोटॉन को लूज कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें बच्चों, तो ऑलरेडी हमने यहाँ बता रखा है डीप्रोटोनेशन क्या होता है, ठीक है, प्रोटॉन को हटाना को डीप्रोटोनेशन कहते हैं। फिर कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये सब हमने बता रखा है, इंपॉर्टेंट क्या होता है। तो साइक्लिक रीअरेंजमेंट, रिंग क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे बता रखा है रिंग एक्सपेंशन के बाद कार्बो एनायन कैसे बनता है, ठीक है, कार्बो एनायन के डेफिनेशन, उसके ज्योमेट्री, उसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, उसका स्टेबिलिटी, ये सबको हमने एक करके बता रखा है। उसका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बाद बात करें, ठीक है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन के बाद क्या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो कार्बोकैटायन कैसे बनता है, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन कैसे बनता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो, तो अलग अलग तरीके से हमने यहाँ बता रखा है कैसे बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस के बाद रिएक्शन ऑफ कार्बन आयन कैसे रिएक्शन करता है और किस तरह से ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से, उस रिएक्शन को ही बता, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से न्यूक्लियोफाइल के रूप में कैसे ये काम करता है, ठीक है, ये बता रखा है हमने। तो अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म बता रखा है हमने। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, ज्योमेट्री क्या होता है, ठीक है, ज्योमेट्री के बाद हमने यहाँ बताया है क्या स्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेशन क्या होता है, कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे कैसे बनता है, रिएक्शन कार्बन फ्री रेडिकल का कैसे बनता है, ठीक है, फ्री रेडिकल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, हेलोजिनेशन क्या होता है, चेन इनिशिएशन क्या होता है, ठीक है, चेन प्रोपगेशन क्या होता है, चेन टर्मिनेशन क्या होता है, ये सारा हमने काफी डिटेल में यहाँ पे लिख रखा है। उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड का आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इसके अंदर चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म सब इसके पार्ट है, इसको काफी अच्छे से हमने एक्सप्लेन कर रखा है। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या है, चेन न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड को हमने बताया है, ठीक है। फिर फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन शो करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बता रखा है क्या टोटोमेरिज्म क्या होता है, टोटोमेरिज्म काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बेटा तो मेटामेरिज्म के बारे में भी हमने यहाँ पे बता रखा है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बाद अगर हम बात करें तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में हमने बताया है, ठीक है, ज्योमेट्रिक कैसे कैसे चेंज होता है, सी ट्रांस आइसोमर कैसे बनता है, ठीक है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला भी इवन और ओड में, ठीक है। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, कॉन्प्रोपोर्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है इथेन का। उसके बाद बात करें बेटा यहाँ पे स्टागर्ड कॉन्फॉर्मेशन, इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रॉ हॉर्स प्रोजेक्शन क्या होता है, ठीक है, बात समझ रहे मेरा। इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, स्टागर्ड क्या होता है, न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये सब हमने यहाँ पे बता रखा है। रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होता है कॉन्फॉर्मेशन आइसोमर का, ये भी हमने बता रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे बता रखा है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं अलग अलग एंगल से, ठीक है, इक्लिप्स, स्क्यू, स्टागर्ड का। उसके बाद हमने यहाँ बता रखा है क्या पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम यहाँ दिया हुआ है अलग अलग कंपाउंड का अलग अलग केस, ठीक है, ये कन्फर्मेशन ऑफ एनमल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद आगे बात करें बच्चों यहाँ तक केस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे कैसे बनता है, ये हमने बता रखा है, ठीक है, गॉच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स, फुली इक्लिप्स, ठीक है। तो न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या थायमिन ग्लाइकोल का, ये भी हमने बता रखा है, ठीक है।
बात समझ रहे हैं मेरी? उसके बाद यहाँ पे आइसोमेरिज्म के बाद यहाँ पे हमने इसका समरी बता रखा है, तो समरी को भी ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। ये क्लास नोट थोड़ा सा लंबा है क्योंकि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर काफी लंबा है, तो यही चैप्टर ऐसा है जो आपके 11th 12th जेई नीट जेई एडवांस सब जगह ये टॉपिक काम आता है। केमिस्ट्री कभी भी पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब जगह ये चैप्टर काम आता है, तो इसका क्लास नोट को ध्यान से बच्चे देखना, एक एक टॉपिक यहाँ पे बहुत डिटेल में डाला हुआ है। इस क्लास नोट को डाउनलोड भी कर लेना, ठीक है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। आप लोग नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे मैं हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय, हैप्पी लर्निंग बच्चों।